नमस्कार दोस्तों, लेट्स ग्रो अपर चैनल में आप सभी का स्वागत है। हम लोग लेखपाल की मैथ की प्रैक्टिस सेट कर रहे हैं। प्रैक्टिस सेट 39 हो चुका है और आज बताने जा रहे हैं प्रैक्टिस सेट 40वां। इस प्रैक्टिस सेट में हम हमेशा की तरह शुरुआत करने जा रहे हैं स्टैटिस्टिक्स और डीआई से। स्टैटिस्टिक्स का पहला क्वेश्चन हम लेके आए हैं, जैसा कि आप लोग को व्हाइट बोर्ड पर दिख रहा होगा कि इस टाइप के चार्ट में दिया रहेगा और ये सब आंकड़े दिए हैं और इन आंकड़ों का समांतर माध्य पूछ रहा था। देखिए, समांतर माध्य ज्ञात कीजिए। तो एग्जाम में हमको इस तरह से चार्ट मिलेगा। कहने का मतलब ये रूप नहीं रहेगा, ऐसे भी दिया रहेगा। आ रहा समझ में? ठीक। अब देखिए, इस तरह से दिया रहेगा तो हम क्या करेंगे, ऐसे बना लेंगे, चाहे वैसे ही रहने देंगे। लेकिन इसको सॉल्व करने के लिए हमें एक और चार्ट अपनाना पड़ेगा। ये चार्ट क्या करेगा, इसको रिप्लेस करेगा। यानी जो प्राप्तांक दिया है 5 से कम, 10 से कम, यहाँ पे क्या होगा, वो हट जाएगा। यानी इसके जगह पे कुछ और लेके आएंगे। तो जब समांतर माध्य पूछ रहा होगा तो हम क्या करेंगे, इसके लिए सबसे पहले हम सूत्र लिखेंगे। जब सूत्र लिखते हैं तो हमको पता चल जाता है कि क्या क्या चीज़ें ज्ञात करनी है, यानी क्या क्या हमको ज्ञात रहेगा तो हम उसका निकाल सकते हैं। चलिए, तो हम क्या करते हैं, समांतर माध्य निकाल लेते हैं। पहले सूत्र लिखिए, समांतर माध्य बराबर सिग्मा F1 x1 अपान सिग्मा F1, ये है। तो देखिए, सूत्र से हमें पता चल रहा है कि हमको F1 भी निकालना है, x1 निकालना है। देखिए, इसमें क्या है, आपको केवल F1 दिया है, x1 नहीं दिया है, तो x1 भी हमको ज्ञात करना पड़ेगा। ठीक। अब देखिए, अब इसको हम क्या लिख सकते हैं, किस रूप में, और ये टोटल जो आंकड़े दिए हुए हैं ये चेंज हो जाएंगे। ये एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट, इसलिए इसको बता रहे हैं। देखिए, 5 से 10 दिया है, इसका मतलब होगा 0 से 5। ठीक। वैसे ही 10 से कम तो क्या हो जाएगा, 5 से 10। वैसे ही करते चले जाइए। 25 से 30, 30 से 35 और 35 से 40, ये हो गया। यानी ये रिप्लेस हो गया। 5 से कम दिया था तो हम क्या लिखेंगे, 0 से 5। आ रहा समझ में? देखिए, यहाँ ये रिप्लेस हो गया इसके जगह पे। अब देखिए क्या दिया, यहाँ दिया है छात्रों की संख्या। आ रहा समझ में? तो छात्रों की संख्या की जगह पे हम क्या लिखेंगे, बताए हैं कि ये सारे चीज जो होती हैं आंकड़े हैं उनकी ये रिप्लेस हो जाएंगे। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या करेंगे, हम दो तरह से इसको लगा सकते हैं। एक तो ये सोचेंगे कि 3 हम क्या जोड़ें कि यहाँ पे क्या आ जाए, 10 आ जाए। आ रहा समझ में? तो देखिए, पहले तो हम 3 को लिख लेंगे। देखिए, 3 को लिख लिए। आ रहा समझ में? अब 3 में हम क्या जोड़ेंगे कि यहाँ पे 10 आ जाए। तो देखिए, क्या जोड़ेंगे, हम 7 जोड़ेंगे, तो यहाँ 7 लिख लेंगे। ये हो सकता है। एक और कंडीशन हो सकता है, कौन सा हो सकता है, नीचे से कम कह रहा है ना, तो कम से हम मतलब नीचे से चलेंगे तो भी वही आंकड़ा आएगा, वही अंक आएंगे। ठीक है। अब देखिए, यहाँ पे क्या होगा, जैसे हम क्या करेंगे, यहाँ से घटाएंगे कि 80 में से 78 जाएगा, कितना बचेगा, 2। तो हम यहाँ क्या लिख देते हैं, 2 लिख देते हैं। आ रहा समझिए, दोनों तरह से आपका क्या सही है। लेकिन जब ऊपर से आएंगे तो आप जोड़ेंगे, जितना जोड़ेंगे उतना लिखेंगे, और नीचे से जब चलेंगे तो जितना आपको घटाएंगे, आ रहा समझ में, उतना ही यहाँ पे लिखेंगे। देखिए, यहाँ पे ये हो गया। ठीक है। ऐसे ही इसमें से घटाएंगे, इसमें से घटाएंगे, ऐसे करते चले जाएंगे। तो देखिए, ये ऊपर जो जो डिजिट आए हैं ना, वो क्या मिल जाएगा, इससे भी मिल जाएगा लास्ट में। देखिए, जब इसमें से हम घटाए हैं तो इतना आया है, और इसमें से इतना घटाएंगे तो क्या आएगा, 5 आ जाएगा। ठीक है। उसके बाद इसमें से इसमें घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, 8 आ जाएगा। देखिए, अब इसमें से इसको घटाएंगे तो क्या आएगा, बताइए, 15, 15 एक 16। ठीक है। तो क्या आ जाएगा, 16 आ जाएगा। ठीक है। उसके बाद इसमें से घटाएंगे तो कितना आएगा, 24। और इसमें से इसको घटाएंगे तो कितना आएगा, 15 आएगा। आ रहा समझ में? देखिए, आ गया पूरा। इसके जवाब ये भी रिप्लेस हो गया कि नहीं, देखिए, एक भी ये मिल नहीं रहा है, केवल एक 3 बस मिला है यहाँ पे। उसके बाद ये डाटा पूरा रहेगा। आ रहा समझ में? अब देखिए, मध्य बिंदु कह रहा है। मध्य बिंदु क्या करेंगे, मध्य बिंदु यहीं से क्या करेंगे, याद कि 0 और 5 के बीच में मध्य बिंदु क्या होगा, 2.5 होगा। इनके बीच में मध्य बिंदु ऐसे निकाला जाता है। मध्य बिंदु जैसे सबसे कम वाली संख्या है 0 + 5/2 कर दीजिए, तो ये क्या जाए, 2.5। ऐसे ही सबका निकालेंगे। इनका मध्यमान निकालेंगे तो कितना आएगा, 7.5, इनका 12.5, इनका 17.5, इनका 22.5, इनका 27.5, इनका 32.5, इनका 37.5। ठीक। अब देखिए,
अब क्या करना है हमको, f1 मिल गया और x1 मिल गया, तो अब हम f1 और x1 निकालेंगे। तो इन दोनों का हम गुणा करेंगे, दोनों का गुणा करेंगे तो कितना आएगा, इनका इनके साथ गुणा करेंगे तभी तो आएगा f1 x1, तो कितना आएगा 7.5। वैसे इनका गुणा करेंगे, गुणा करते चले जाइए तो कितना होगा 52.5। इनका जब गुणा करेंगे तो कितना आएगा 187.5। उसके बाद इनका गुणा करेंगे तो 4 इनका, ठीक है। उसके बाद ये, उसके बाद इनका गुणा करेंगे कितना आएगा, उसके बाद इसका गुणा करेंगे तो कितना आएगा, ठीक। अब इसका गुणा करेंगे तो कितना आएगा 75। आ रहा समझ में, हम गुणा कर दिए तो ये आ गया। अब क्या करेंगे, अब इन सबको देखिए यहाँ पे पूछ रहा है ना f1 x1, तो हम ये सिग्मा का मतलब क्या होता है, जोड़ होता है, तो हम सिग्मा का यहाँ पे लिख देते हैं, यहाँ जोड़ते हैं, जोड़ेंगे तो कितना आएगा, सॉरी यहाँ कर लीजिए f1 x1 कितना हो जाएगा 1485 आएगा, ठीक है। वैसे ही यहाँ पे क्या करेंगे हम सिग्मा f1 निकालेंगे, भाई निकालेंगे तभी तो इसमें रखेंगे, तो इसको जब जोड़ेंगे तो कितना आएगा 80 आएगा। अब क्या कीजिए, ये हमको मिल गया तो यहाँ रख दीजिए, रख देते हैं, कितना 1485 है यहाँ, और ये f1 कितना है 80। जब इसको हम सॉल्व करेंगे कितना आएगा 56, यही इसका आंसर हो जाएगा। आई होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जो दिया है उसको हम पहले लिख लेते हैं। दिया है कोई त्रिभुज है, उसमें ये भी बराबर AC है और कोण ACD कितना है 105 डिग्री है। तो पूछ रहा है कोण BAC क्या होगा, ठीक है। और इसका फिगर दिया है, ये है ABC और ऐसे ये बढ़ा के ED कर दिया है, और इसका मान दिया है कितना दिया है 105 दिया है। आ रहा समझ में, देखिए तो क्या दिया, देखिए कर रहा है ना, देखिए यहाँ पे देखिए दिया है AB = AC, मतलब ये क्या है, ये बराबर है। ये बताइए जब ये भुजा दोनों बराबर रहते, दोनों कोण भी क्या होंगे बराबर होंगे ना। तो इसको हम क्या मान लेते हैं x मान लेते हैं, इसको भी x मान लेते हैं। आ रहा समझ में। अब देखिए क्या करेंगे, अब ये देखिए ये पूरे कितने अंश का बन रहा है 180 अंश का। कौन कौन सा कोण, देखिए एक है ACD 105, देखिए यहाँ पे दिया है ACD 105 है, हो गया। अब क्या करेंगे ACD, यहाँ देखिए एक दिया है कोण ACD और प्लस कोण ACD, यानी एक ये कोण और एक ये कोण, दोनों मिलकर कितना हो जाएगा 180 हो जाएगा। अब देखिए इतना आपको मिल गया। अब क्या करेंगे हम इस कोण पे, मतलब ये वाला जो कोण है इसको x है तो x मान लेते हैं, और ये कितना दिया है यहाँ पे 105 कर देते हैं = 180, ठीक। अब देखिए इसको सॉल्व कीजिए तो क्या हो जाएगा, जब घटाएंगे 75 आएगा, यानी x = कितना आया 75 आया है। जब ये 75 डिग्री आया है तो ये भी तो 75 डिग्री होगा, क्यों, क्योंकि दोनों कोण क्या है बराबर है। जब दोनों भुजाएं बराबर हैं तो उनके बीच के जो कोण होंगे वो भी क्या होंगे बराबर होंगे। ये अब 75 होंगे। अब देखिए हम पूरे त्रिभुज का लेते हैं, यानी त्रिभुज ABC ले लेते हैं। तो अब क्या होगा, तीनों को हम जब जोड़ेंगे, कोण A, कोण B, कोण C = क्या हो जाएगा 180 हो जाएगा। अब हमको B और C मिल गया है 75। देखिए तो कोण A का नहीं निकल जाएगा, वही पूछ रहा है यहाँ पे, कोण A का मान बताइए। तो कितना है 75 + 75 = 180 डिग्री है सर। तो कोण A = क्या हो जाएगा, जोड़ लेते हैं 130 होगा, 130 होगा क्या 150 होगा, 150 डिग्री = 180। तो कोण A बराबर क्या हो जाएगा 30 डिग्री। यही क्या हो गया आपका आंसर हो गया। ऐसे ही लगाएंगे, कितना आया है 180। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या कर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है k का वह मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए समीकरण x - ky = 2, 3x + 2y = -5 का अद्वितीय हल है। देखिए तो सबसे पहले दो समीकरण दिए हैं, दोनों समीकरण को लिख लेते हैं। x - ky = 2 और एक दिया है 3x + 2x = -5। देखिए हम क्या करेंगे, इन समीकरणों को, ये 2 है तो इधर लेके आएंगे, तो x - ky - 2, ठीक है, ये हो गया आपका समीकरण 1। और ये क्या हो जाएगा, इसमें भी वैसे करेंगे 3x + 2x + 5 =
जीरो, ये समीकरण 2 हो जाएगा। यहाँ पे भी इक्वल टू जीरो करके क्या करेंगे, लिख लेंगे। अब देखिए क्वेश्चन कर रहा है दो तो हम समीकरण कर रहा है अद्वितीय हल होगा। तो अद्वितीय हल के लिए क्या बताए थे, इसका क्या होता है, a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2, ये होता है, ये अद्वितीय हल है। अनंत के लिए क्या होता है बताइए, अनंत के लिए a1/a2 इक्वल टू b1/b2 इक्वल टू c1/c2, ये होता है। अब कोई हल नहीं है, कोई हल नहीं है तो उसके लिए क्या होता है, a1/a2 इक्वल टू b1/b2 इज नॉट इक्वल टू c1/c2, दोनों बता दिए, कोई हल नहीं। तो ये आप लोग ध्यान में रखे रहिएगा, इसी पे आधारित दिया रहेगा। देखिए दो समीकरण दिया है और उसमें कह रहा है अद्वितीय हल बताइए क्या होगा। ठीक, देखिए तो जब ये किया तो हम क्या कर रहे हैं, अद्वितीय हल हम जान गए हैं कि ये होता है। अब इसमें देखिए ये क्या है आपका, यहाँ पे देखिए इस समीकरण में और इस समीकरण में ये a1 है और ये a2 है, ये b1 है और ये b2 है। तो वहीं हम रख देते, a1 की जगह पे क्या रखेंगे 1। ठीक, देखिए x के आगे क्या है, कुछ नहीं है, 1 मानते हैं। ठीक है, और यहाँ पे क्या है x के आगे क्या है, a2 कितना है 3 है। वैसे ही इज नॉट इक्वल टू कितना देगा, b1 कितना है, यहाँ पे देखिए -k है। आई होप क्या आपको समझ में आ रहा है। यहाँ पे क्या है b2 कितना है +2, तो 2 लिख देते हैं, आ रहा समझ में। चलिए अब क्या करेंगे, इसको इधर लेके आएंगे तो -k इज नॉट इक्वल टू 2/3, यानी k इक्वल टू इज नॉट इक्वल टू -2/3, यही क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा। आई होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है p² - 8p + 12, चलिए लिखते हैं दोनों समीकरण दिया है, p² - 8p + 12 और p² + 4p - 12, और इसका मौसम पूछ रहा है। मौसम कितना दिया है p - a, तो a का मान पूछ रहा है। आरस में तो गुणनखंड से क्या करेंगे, इसको आप निकाल लीजिए, गुणनखंड से निकालिए क्या होगा, यहाँ पे देखिए 6 दूनी 12, तो कीजिए p² - 6 + 2 p + 12 इक्वल टू 0, p² - 6p - 2p + 12 इक्वल टू 0। तो अब इनका पेयर बना लीजिए, तो क्या हो जाएगा, यहाँ p निकलेगा p - 6, यहाँ पे क्या निकलेगा 2p - 6 इक्वल टू 0। तो p - 6 एक कोष्टक में और एक में p - 2, यानी कॉमन जो रहेगा उसको 0। आरस में वैसे इसको भी लगा लीजिए, क्या हो जाएगा, ये 6 दूनी 12, तो कीजिए p² + -12 इक्वल टू 0, तो p² + 6 या p - 2p - 12 इक्वल टू 0। तो ऐसे क्या करेंगे इसको, यहाँ पे सॉरी यहाँ p होगा, यहाँ पे p जब निकालेंगे तो p + 6, यहाँ पे -2, यहाँ पे क्या जाएगा p + 6 इक्वल टू 0। तो p + 6 एक क्वेश्चन कॉमन है और ये p - 2 इक्वल टू 0। आ रहा समझ में, ये हमको मिल गया। तो यहाँ देखिए क्वेश्चन के हिसाब से p - a कह रहा है, तो पहले हम क्या करेंगे, इन सब से कोई भी निकालना। देखिए कॉमन क्या निकल रहा है, दोनों में ये कॉमन निकल रहा है, p - 2 और p - 2। आ रहा समझ में। तो देखिए क्यों माइनस वाला हम ले रहे हैं, क्योंकि जब इसको हम लिखते हैं 0 तो p इक्वल टू क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, यानी पॉजिटिव मान ही हम लेते हैं। इसका लेते हैं हम तो इसका भी हो जाता, तो देखते हैं। और यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका, ये तो होगा नहीं क्योंकि ये -6 आएगा p इक्वल टू, तो ये होगा नहीं यहाँ पे और ये। और दोनों में से देखते हैं क्या हम रख रहे हैं, तो देखिए ये है, ये तो यहाँ से ये रिप्लेस हो गया, ये बच रहा है, यानी p इक्वल टू ही रखेंगे। तो देखिए ये है आपको मिला है मौसम। हम क्या करते हैं, p - a इक्वल टू 0, तो a की जगह p की जगह पर क्या रखेंगे 2 रखेंगे, तो 2 - a इक्वल टू 0, तो -a इक्वल टू 2, तो a इक्वल टू क्या है -2। देखिए चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या कर रहा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है, एक व्यापारी अंकित मूल्य पर 10% बट्टा देने के बाद भी 10% लाभ कमाता है, तो 77 रुपये अंकित मूल्य वाली वस्तु का क्रय मूल्य क्या होगा। देखिए क्रय मूल्य कह रहा है, तो हम क्या करेंगे, इसको देखिए सिंपल सा लगाना है, कुछ नहीं। देखिए अंकित मूल्य कितना है 77 है, उस पर क्या करना है 10
उससे बट्टा दे रहा है, यानी 100 गुणे तो भी क्या कर रहा है 10% लाभ कमा रहा है। 10% लाभ कमा रहा है तो क्या हो जाएगा, ये किस पे कमा रहा है, क्रय मूल्य पे। क्रय मूल्य पे कमा रहा है तो क्रय मूल्य क्या मान लेंगे, x मान लेंगे। कितना 10% लाभ कमा रहा है, 110/100 कर देंगे। RS में तो 100 से काट दीजिए यहाँ पे, तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा, देखिए 77 गुणे 90/110, इससे काटिए 11 से 77 7 9 63 रुपये क्या हो जाएगा, इसका आंसर आ जाएगा। यानी क्रय मूल्य जो आएगा वो कितना होगा, 63 है। वही तो पूछ रहा है क्रय मूल्य होगा, आया कि नहीं समझ में, कुछ नहीं करना है। अंकित मूल्य पे कितना बट्टा दे रहा है 10%, तो 90/100 लिख दिए। क्रय मूल्य हम क्या माने हैं, ये क्रय मूल्य है। क्रय मूल्य पर क्या हो रहा है, उसको फायदा मिल रहा है 10% का, तो वही हम क्या किए, यहाँ निकालने 63 आंसर आया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए नेक्स्ट जो है वो DI पे आधारित है। DI में हम बार चार्ट लेके आए हैं, इस पे आधारित 3 क्वेश्चन दिए हैं, कर लेते हैं तीनों क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन कह रहा है यदि 2020 का कुछ खर्च 46,000 था तो भोजन की मद में किया गया खर्च कितना था। तो सबसे पहले हम आपको बता देना चाहता हूँ कुछ जरूरी बातें ये हैं, जब पाई चार्ट दिया रहता है तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले 1 डिग्री का मान निकाल लेते हैं। 1 डिग्री का मान इसलिए निकाल लेते हैं कि हमको आगे क्वेश्चन करने में कोई दिक्कत नहीं होगी, यानी आपको आराम से इन सब का अगर 1 डिग्री निकालना रहता है, यानी 1 डिग्री दिया रहेगा तो आप क्या करोगे, इन सब में गुणा करके निकाल सकते हो। तो 1 डिग्री का मान कैसे निकलेगा, देखिए ये पूरा कितना है डिग्री, सही है 360, देखिए 360 डिग्री है। और कह रहा है क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन इसीलिए हम पढ़ दिए थे कि कोई गड़बड़ी या कुछ दिक्कत या कुछ सस्पेंशन न रहे। तो पहला क्वेश्चन कह रहा है 2020 का कुल खर्च 46,000 था, तो ये 2020 का ही दिया है, एक परिवार के खर्चों का पूरा मान दिया हुआ है। तो यही कह रहा है कि 2020 में, ये 2020 है, इसमें कुल खर्च कितना है 46,000। ठीक, तो देखिए पूरा कितना है डिग्री 360 डिग्री, 360 डिग्री में खर्च कितना है 46,000 है। तो हम क्या करते हैं 1 डिग्री का निकाल लेते हैं। तो क्या करेंगे हम 360, ठीक, तो इनका कीजिए 2 दूना 4, 2 3 6 और 2 1 2, 2 8 16, फिर से कीजिए 2 1 2, 2 1 2, 2 5 10, 0 2 9 18, यानी 115/9 क्या आ गया है, इसका 1 डिग्री का मान आ गया। आरा समझ में, जब 1 डिग्री का मान आ गया तो हम क्या करेंगे, इन सब में इतने से गुणा करते जाएंगे, निकलता चला जाएगा। आरा समझ में, जैसे मान लीजिए 72 डिग्री है, तो जब 1 डिग्री का उसका ऐसे का बचत का, देखिए बचत कितना है 54 है, तो मान लीजिए जब 1 डिग्री का हमको मालूम है 115/9 है, तो 54 डिग्री का नहीं निकल जाएगा, कैसे निकल जाएगा, इसमें हम गुणा कर देंगे 115/9 गुणा 54, ऐसे ही करते जाएंगे। 1 डिग्री का मान निकल जाएगा, सब में उतना से गुणा करते हैं, 54 में इतना से गुणा करेंगे तो आवाज से निकल जाएगा। चलिए तो आगे चलते हैं। कह रहा है कि यदि 2020 का कुल खर्च 46,000 था तो भोजन की मद में किया गया खर्च कितना था। तो भोजन देखिए कहाँ है, ये है, ठीक है। तो हम क्या बताए हैं, 1 डिग्री का मान जब हमको मालूम है तो 82 डिग्री का नहीं निकल जाएगा, 82.8 का, तो हम क्या करेंगे सीधे इसमें गुणा कर देंगे। और जब गुणा करेंगे तो क्या आएगा बताइए, यहाँ देखिए 3 3 9, यहाँ पे 3 दूनी 6, 3 7 21 और 3 6 18, और फिर से कीजिए 3 1 3, 3 9 27, 3 दूनी 6। तो अब क्या बचा है, देखिए 9.2 इंटू 115 RS में, इनका जब गुणा कर देंगे 9.2 गुणे 115, तो इसका आंसर कितना आएगा 580, यानी 10,580 रुपया आएगा। RS समझ में, ये क्या हो गया, पहले का आंसर हो गया। आई होप कि आपको समझ में आ गया। केवल 1 डिग्री आप निकाल कर रख लीजिए बस, उसके बाद जो जो पूछेगा उसमें गुणा करते जाइए, निकलता जाएगा। देखिए ये आपके सामने था, आगे आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या कर रहा है। सॉरी 1 डिग्री का मान यही कराने देते हैं क्योंकि आगे इसका जरूरत है। देखिए दूसरा कर रहा है यदि कुल खर्च 46,000 था, देखिए कुल खर्च यानी 360 डिग्री में इतना खर्च हो रहा है, तो वस्त्रों और आवास पर कुल खर्च, वस्त्र और आवास रह गया, वस्त्र और आवास। अब इस पे कह रहा है कुल कितना खर्च होगा, तो क्या करेंगे आप दोनों को जोड़ लीजिए, तो 54 + 36 कर दीजिए, तो कितना आ जाएगा 90 आएगा, 90 आ जाएगा। सारा समझ में, 6 4 10 जो 5 3 8 90। अब देखिए
जब 1 डिग्री का हमको मान निकल गया है तो 90 डिग्री का नहीं निकल जाएगा, 115/9 गुणे 90 कर देंगे, यानी इसमें न उस संख्या से जितना रहेगा उससे गुणा कर देंगे तो कितना आएगा, देखिए कट गया तो कितना आ जाएगा, ये आपका रुपया है, यही क्या आ गया आंसर है, ये दूसरे का आंसर आ गया। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, देखते हैं क्या कर रहा है। 1 डिग्री का मान आप सही से निकाल लेंगे तो आंसर आता रहेगा। कह रहा है आवास पर किए गए कुल खर्च और शिक्षा पर किए गए कुल खर्च का अनुपात क्या था। आ रहा समझ में, तो आवास पे, आवास कितना है 54 डिग्री, यहाँ पे लिख लेते हैं आवास, आवास का निकाल लेते हैं 54 है, 54 है तो इसका क्या करेंगे हम, 54 डिग्री है तो इसका निकालेंगे, तो 1 डिग्री का मान निकल गया है तो हम 54 डिग्री का क्या करेंगे, निकालने के लिए गुणा कर देंगे 1150/9। जब इसको 9 छकी 54 तो क्या हो जाएगा 6 0 0 6 25 का 0 80 3 6 का 6 3 9 6 का 6, यानी इतना आ गया, आवास का आ गया। अब क्या कर रहा है क्वेश्चन, कर रहा है शिक्षा पे, शिक्षा कितना है आपका, ये 43 शिक्षा है 43.2, तो हम क्या करेंगे बताइए, वैसे ही करेंगे, 1 डिग्री का मान मालूम था तो इतनी का निकालने के लिए हम 1 डिग्री का मान जितना उससे गुणा कर देंगे। आ रहा समझ में, देखिए क्या हो जाएगा, इसका गुणा कीजिए 3 3 का 9, ये देखिए पहले इस दशमलव को हटाने के लिए हम क्या करेंगे, ये देखिए 0 है ना तो 0 ये हट जाएगा यहाँ से, ये दशमलव हट जाएगा। अब देखिए 3 3 का 9 तो 3 1 3 3 चौको 12 3 चौको 12, ये हो गया। अब 3 से इसको काट दीजिए, फिर 3 चौको 12, ठीक है, और 3 8 24, यानी कितना बच रहा है 48 गुणे 115। तो इनका जब हम गुणा करेंगे तो कितना आएगा 55 20 आएगा। आ रहा समझ में, तो इन्हीं का अनुपात पूछ रहा था, आवास का और शिक्षा का। तो आवास का कितना है, देखिए लिख लीजिए 69 100 असंबंध 55 20, ठीक है। अब इसको क्या करेंगे हम सॉल्व करेंगे, तो 1 से 1 0 हटा दीजिए। आ रहा समझ में, तो यहाँ देखिए 2 3 6 2 चौको 8 2 5 10, यहाँ पे 2 दूना 4 2 7 14 2 6 12, फिर से यहाँ कीजिए, कितने से किया जाए 3 से, चलिए 3 से कर देते हैं, 3 1 3 3 1 3 3 5 15, यहाँ 3 9 27 3 दूनी 6। आ रहा समझ में, तो हमको ये मिल गया, तो ये किससे कटेगा 23 से, 23 के टेबल में दोनों आते हैं, यानी 23 25 देखिए 115 है और समुद्र 92 है, तो वो 23 में आते हैं, 23 25 23 25 115 23 चौको 92, सॉरी 4, यानी कितने बार में कटेगा, ये 23 का टेबल में आएगा 5 बार में और 23 कटेगा 4 बार में, तो यही इसका क्या हो गया आंसर निकल के आ गया। आई होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए क्वेश्चन दिया है किसी समलंब का परिमाप 104 सेंटीमीटर है, ठीक है, तो लिख लेते हैं। सबसे पहले दिया गया है वो सब समलंब का परिमाप, कितना दिया है 104 सेंटीमीटर, और दिया है दोनों असमांतर भुजाओं की लंबाइयां दिया है। क्या क्या दिया है, असमांतर भुजाएं जो होंगी, एक 18 है और एक 22 है, लंबाइयां हैं ये। उसके बाद कह रहा है ऊंचाई दिया है, कितना दिया है 16 सेंटीमीटर। आप पूछ रहा है समलंब का क्षेत्रफल क्या होगा। आ रहा समझ में, तो सबसे पहले हम समलंब चतुर्भुज का चित्र बना लेते हैं। देखिए ए बी सी डी, ये ऊंचाई होती है, ऊंचाई कितना दिया है डी इक्वल टू 16, ये दिया है, यानी इसको डी ई मान लेते हैं। आ रहा समझ, और देखिए ऊपर ये जो दिया है मान ना, ये असमांतर। आ रहा समझ में, तो देखिए क्षेत्रफल क्या होता है समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल 1/2 गुणे समांतर भुजाओं का योग। योग गुणे ऊंचाई, यही होता है ना। देखिए इसमें समांतर भुजा कौन सी है, ये और ये है, तो समांतर भुजाओं का योग ये होता है, और यहाँ पे दिया असमांतर भुजाओं का योग, सॉरी असमांतर भुजाओं की लंबाई दिया है, तो असमांतर कौन होंगे, यही तो होंगे। तो एक क्या हो गया आपका 18 हो गया और एक है 22 हो गया। आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा।
ठीक, देखिए अब इतना हमको पूरा मिल गया। अब हम जानते हैं समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल समांतर भुजाओं का योग गुणे ऊंचाई होता है। तो हमको एक और चीज मिला है क्वेश्चन से, समलंब का परिमाप। तो परिमाप क्या होता है? सभी भुजाओं का योग। आ रहा समझ में? तो क्या करते हैं, सारी भुजाएं को हम जोड़ लेते हैं। तो देखिए सबसे पहले हो जाएगा ए बी प्लस बी सी प्लस सी डी प्लस डी ए इक्वल टू कितना है, परिमाप है ना, तो 104 सेंटीमीटर। समलंब का परिमाप सबको हम जोड़ रहे हैं, कितना है ये है। अब देखिए ए बी कितना दिया है, ए बी नहीं दिया है तो ए बी को वहीं रहने देते हैं। प्लस बी सी कितना दिया है, देखिए 22 कर देते हैं। सी डी कितना दिया है, सी डी नहीं दिया है तो सी डी हम वैसे रहने देते हैं। सी ए कितना, सॉरी डी ए कितना दिया है, डी ए 18 104 सेंटीमीटर। अब इसको देखिए ए डी प्लस सी डी, ये और ये क्या है, हम ये रहने देते हैं। अब इन दोनों को जोड़ लेते हैं, दोनों को जोड़ेंगे कितना होगा, 8 2 10 का 0 हाथ में 2 1 3 1 4 यानी 104 सेंटीमीटर। और ए बी प्लस सी डी इक्वल टू 104 माइनस 40, ये जाएगा ना इधर। अब देखिए क्या हो जाएगा, ए बी प्लस सी डी इक्वल टू, अब घटाइए कितना होगा 4 और यहाँ पे 6 यानी 64। ए बी प्लस सी डी इक्वल टू 64 सेंटीमीटर आया है। आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा। अब देखिए फार्मूला रखिए 1/2 इंटू समांतर भुजाओं का योग। समांतर भुजा क्या है, ए बी और प्लस सी डी, यही है ना, ए बी प्लस सी डी गुणे यही है। अब देखिए 1/2 गुणे, अब यहाँ पे देखिए ए बी प्लस सी डी कितना है, 64 है, तो वही तो है यहाँ पे ए बी प्लस सी डी, तो हम यहाँ पे रख देते हैं 64। एच कितना है, 16 है, 16 में रख देते हैं। आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा। चलिए क्या हो जाएगा, 2 8 16, कितना बचा, आप यहाँ पे देखिए गुणा कीजिए, 8 चौको 32 का 2 80 3 8 6 48 3 51, ये क्या हो जाएगा, वर्ग सेंटीमीटर इसका आंसर। आई होप कि आपको यह समझ में आ गया होगा। कितना आएगा, 512 वर्ग सेंटीमीटर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है गुणनखंड कह रहा है निकालने के लिए। एक आध क्वेश्चन इस तरह का आसान दे देता है। 1 का एक गुणनखंड कह रहा है, तो कुछ नहीं करना है। यहाँ पे देखिए क्या करेंगे, x4 प्लस 1 प्लस 1 x स्क्वायर कर देते हैं प्लस 1, तो क्या हो जाएगा x4 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 1। अब कॉमन ले लीजिए दोनों में से, ये एक्स स्क्वायर, तो यहाँ क्या बचेगा, एक्स स्क्वायर प्लस 1, यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस 1, तो ये क्या कॉमन है, एक्स स्क्वायर प्लस 1, और जो बच जा रहा है उसको भी ले लीजिए, एक्स स्क्वायर प्लस 1। आ रहा समझ में, तो दोनों वही निकल के आ रहा है। तो इसका कह रहा है एक कौन सा होगा, एक गुणनखंड कौन सा होगा, इन दोनों में से कोई हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 1, ये क्या हो गया आपका आंसर हो गया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है एक खेत में कुछ मुर्गियां और बकरियां हैं, सबके सिरों का योग 77 है तथा पैरों की संख्या 248 है, तो खेत में मुर्गियों की संख्या कितनी होगी। तो इसको द्विघात समीकरण के रूप में लिख लेंगे, उसके बाद उस पर सॉल्व करेंगे। देखिए सबसे पहले हम मानेंगे, माना मुर्गियों की x है और बकरियों की संख्या y है। तो प्रश्नानुसार हम चलते हैं। देखिए सिर कितने होते हैं, दोनों में एक ही होगा, सिरों की संख्या 1 और पैरों का दिया ना, पैरों की संख्या, देखिए अगर मुर्गी है तो मुर्गी के पैर कितने होते हैं, 2 मुर्गी के, और बकरी के कितने होते हैं, 4 होते हैं। ठीक, यही समझाने की कोशिश कर रहे हैं। अब देखिए अब प्रश्नानुसार चलते हैं, कह रहा है उनके सिरों का योग, सिरों का योग क्या होगा। देखिए सिर कितने हैं, एक ही है ना, हम क्या करेंगे, x प्लस वाई इक्वल टू 77 कर देंगे, ये समीकरण 1 हो गया। ठीक, अब कह रहा है उनके पैरों की संख्या, तो पैर कितने हैं, देखिए मुर्गी के पैर कितने होते हैं, 2x, ये दूसरा प्रश्न अनुसार होगा, प्लस
बकरी के पैर कितने होते हैं 4, तो 4y हो जाएगा। आजकल तो कितना है 248। इसका ट्रिक भी होता है, ठीक है, ट्रिक भी आप बता देंगे हम इसे। पहले इसको कर लेते हैं। देखिए हम क्या करेंगे, एक मान को किसका पूछ रहा है लास्ट में, मुर्गियों की संख्या है, तो मुर्गी को हम क्या माने x, यानी x का मान हमको लाना है, यानी ये जो है y का मान हमको काटना पड़ेगा। तो हम क्या करते हैं इसमें फर्स्ट यानी समीकरण 1 में 4 से गुणा करने पर, यानी गुणा करते हैं तब क्या हो जाएगा, देखिए 4x प्लस 4y इक्वल टू कितना हो जाए 4 7 28 का 88, तो 4 7 28 2 30। आ रहा समझ में, ये समीकरण नया बन के आएगा 3, और एक पहले से 2x प्लस 4y इक्वल टू 248, ये समीकरण 2 है। आ रहा समझ में, ये नया समीकरण बन के आया है, एक से निकल के आया है, और एक दूसरा है जो नीचे लिखे हैं। अब इनको हम सॉल्व कर लेते हैं। जब सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, देखिए ये माइनस माइनस माइनस, तो ये कट जाएगा क्योंकि सेम है। यहाँ क्या हो जाएगा 2x इक्वल टू, यहाँ घटाइए 0, 10 में से 4 गया 6, यानी 60 हो जाएगा। तो यहाँ 2x इक्वल टू 60 आ रहा है, तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा 30, यानी जो मुर्गियों की संख्या होगी वो क्या होगी 30 आएगी। आ रहा समझ में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए अब हम लेके आए हैं नया क्वेश्चन स्टैटिक्स। स्टैटिक्स वाले क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है कराटे की कक्षा में आए छात्रों की आयु बताइए, और ये क्या दिया है, डाटा दिया है, यानी संख्या दी हुई है छात्रों की। तो हम क्या करते हैं, इसको सॉल्व करने के लिए सबसे पहले बारंबारता सारणी बनाते हैं। आ रहा समझ में, क्या बनाते हैं, बारंबारता सारणी। ये जो दिया है ये क्या है, ये उम्र है, ये छात्रों की उम्र है, आयु है, वही तो पूछ रहा था। तो हम क्या करेंगे, एक तरफ आयु लिख लेंगे और एक तरफ संख्या लिख लेंगे, ठीक है। अरे समझे। अब देखिए इसमें देखेंगे सबसे छोटी संख्या और सबसे बड़ी संख्या कौन सी है। तो सबसे छोटी संख्या 5 है और बड़ी संख्या 12 है, यानी कहने का मतलब कि 5 वर्ष से लेकर 12 वर्ष के उम्र वाले छात्र मौजूद हैं कराटे की कक्षा में। अब क्या करेंगे, यहाँ पे देखेंगे कि अगर कोई संख्या बार बार दिया हो, मतलब कई बार दिया हो, तो उसके लिए हम जो बताने जा रहे हैं वो ट्रिक होता है। लेकिन अगर संख्याएं बहुत ज़्यादा दी हुई और बड़ी संख्या हो, तब क्या करेंगे, उसमें रिपीट ना होता हो, कहने का मतलब उसमें रिपीट नहीं होगा, तब हम क्या निकालेंगे, उसके लिए नेक्स्ट वीडियो में बताएं। उसके लिए क्या करते हैं ना, जैसे मान लीजिए दिया है इसी में, ये जैसे दिया एक है, 2 है, 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, ऐसे दिया हुआ, फिर 13 14 15 ऐसे दिया हुआ है। हम यहाँ पे आपको हिंट बता रहे हैं कि किस टाइप का क्वेश्चन बन सकता है। तो हम क्या करेंगे, देखेंगे बहुत ज़्यादा संख्या में है, ठीक है, जिसको हम क्या करते हैं टेबल से सारणी से समझा नहीं पाएंगे, तो उसके लिए क्या करते हैं, सबसे पहले हम 0 से 10 तक का वर्ग अंतराल बना लेते हैं और उसमें देखते हैं कितनी संख्याएं दी हुई हैं, तो ऐसे ही कर लेते हैं। जैसे 1 2 3 4 दिया है, तो देखेंगे एक इसके बीच में ये सब आ रहे हैं, तो इतना संख्या, इस टाइप का क्वेश्चन होता है, तो उसको भी हम बताएंगे। लेकिन यहाँ पे देखिए, यहाँ पे सबसे छोटी छोटी संख्याएं दी गई हैं, कई बार संख्या आया हुआ है, इसके लिए सबसे आसान है जो हम बताने जा रहे हैं। देखिए हम क्या बताएं, सबसे छोटी संख्या 5 है और सबसे बड़ी 12 है, यानी कहने का मतलब 5 और 12 के बीच में ही उम्र वाले लड़के मौजूद हैं कक्षा में। तो चलिए लिखते हैं 5 6 7 8 9 10 11 और 12, इतना कर लीजिए। सारा समझ में। अब इनका बना लीजिए, ऐसे कर लीजिए। अभी हम बताएंगे कि इस तरह के क्वेश्चन में आंसर क्या देंगे, किस तरह का क्वेश्चन पूछता है, कैसे क्वेश्चन इसमें पूछेगा, ये हम बताएंगे। देखिए यहाँ पे 5 है ना, देखिए 5 वर्ष उम्र वाले छात्रों की संख्या कितनी है, तो 1 2 है, 2 लिख दीजिए। वैसे ही 6 वर्ष वाले, जो 6 वर्ष उम्र वाले जो हैं उन छात्रों की संख्या कितनी है, तो 6 देखिए, 1 है, 1 लिख दीजिए। उसके बाद 7 कितने हैं, 1 2 3 4, तो 4 है, तो 4 लिख दीजिए। 8 कितने हैं, 8 नहीं है, तो 0 कीजिए। 9 कितने हैं, 1 2 3 4 कर दीजिए। 10 कितने हैं, 10 1 है, तो 1 कर दीजिए। 11 कितने हैं, 11 एक भी नहीं है। 12 कितने हैं, 1 और 2, तो 2 है, लिख लीजिए। अब क्या करेंगे हम, अब छात्रों की संख्या को लिख लेंगे। छात्रों की संख्या लिख लीजिए, कितना होगा, 2 1 3 4 3 7 7 4 11 11 1 12 12 2 14, यानी छात्रों की संख्या कितनी आ गई है, 14। समझ में। अब देखिए क्या है,
अब इसमें किस तरह का क्वेश्चन पूछेगा, यानी प्रश्न क्या पूछ सकता है। प्रश्न पहला, ये तो आ गया, इतना पूछेगा छात्रों की आयु बताइए, छात्रों की संख्या कितनी होगी, छात्रों की संख्या भी पूछ सकता है इसमें। पहला क्या पूछेगा, छात्रों की संख्या, तो आप क्या बताओगे, 14 हो गया पहला क्वेश्चन का आंसर। दूसरा क्वेश्चन ये कहेगा कि इसका परिसर बताइए क्या होता है। परिसर, परिसर में क्या हम बताए थे, सबसे बड़ी संख्या में से छोटी संख्या घटा देंगे, यानी बड़ी संख्या 12 है, छोटी 5 है, तो घटाएंगे कितना आएगा 7, ये इसका परिसर निकल गया। और तीसरा क्वेश्चन भी बन सकता है, तीसरा क्वेश्चन ये बन सकता है कि बताइए कि 9 वर्ष से अधिक उम्र वाले बच्चों की संख्या कितनी है। 9 वर्ष से अधिक उम्र वाले छात्रों की संख्या कितनी है, तो ये 9 वर्ष है ना, तो 9 से इसे अंडरलाइन कर दीजिए। आ रहा समझ में क्या आप क्वेश्चन पूछ रहा है, देखिए यहाँ लिखते हैं 9 वर्ष से अधिक आयु वाले छात्रों की संख्या कितनी है। देखिए 9 वर्ष दिया, 9 वर्ष यहाँ देखिए है 9 वर्ष आयु, 9 वर्ष वाले आयु से अधिक, अधिक कर रहा ना, तो इधर चलेंगे हम, कितने छात्र हैं, तो देखिए 1 2 2 1 कितना हो जाएगा 3। आई होप कि आपको ये समझ में आ रहा होगा, आ रहा समझ में ना। 10 वर्ष वैसे पूछ सकता है, और ऐसे भी पूछ सकता है कि बताइए किस आयु वाले या किस उम्र वाले छात्रों की संख्या ज़्यादा है। ठीक है, तो क्या करेंगे आप बताएंगे, देखिए 2 है इसमें, ये 7 भी है और यहाँ पे 9 है, यानी 7 के भी 4 हैं और 9 के, तो आप बताओगे 7 और 4 के। वैसे ही पूछ देगा कि सबसे कम आयु वाले छात्रों की संख्या कौन सी है, यानी सबसे कम आयु उम्र की छात्रों की संख्या कौन सी है, तो सबसे कम कौन सी है उम्र वाला, देखिए 5 है, तो 5 में आ रहा समझ में क्वेश्चन पूछेगा। देखिए चौथा भी है, इसमें बहुत से घुमा पूछ सकता है, सबसे कम आयु वाले छात्रों की संख्या कितनी है, तो 5 है ना सबसे कम उम्र, तो इसकी संख्या कितनी है छात्रों की 2 है, यानी 5 वर्ष की उम्र वाले जो छात्र हैं उनकी संख्या 2 है। आ रहा समझ में, ऐसे भी पूछ सकता है, इसे दिया हुआ है। ठीक है, अब पूछ देगा इसमें मिस है 11, पूछ देगा 11 वर्ष के उम्र वाले छात्रों की संख्या कितनी है। देखिए अब क्वेश्चन बहुत बन सकता है, तो 11 वर्ष इसमें दिया, नहीं दिया तो आप कर दीजिए, 0 कर दीजिएगा। ये सब आपको बनाना पड़ेगा ज्ञात करने के लिए, कितने छात्र हैं, छात्रों की संख्या पूछेगा, तो यहाँ पे सब बताएं छात्रों की संख्या क्या है, और ऐसे दिया रहेगा तो ऐसे आपको डायरेक्ट पूछ देगा कि बताइए कि पूछ देगा जैसे कि 7 वर्ष वाले छात्रों की संख्या कितनी है, यानी कौन से ऐसे छात्र हैं जिनकी उम्र 7 वर्ष है, कितने छात्र हैं जिनका उम्र 7 वर्ष है, तो देखेंगे 1 2 3 4 कर देंगे, ऐसे भी कर देंगे। ये बना लेंगे तो छात्रों की संख्या निकाल लेंगे, ऐसे आप निकाल नहीं पाएंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 14, वो भी निकल जाएगा, लेकिन ये जरूर बना लीजिएगा, इससे आपको ये निकालने में आसानी होगी। ये जो सबसे इम्पोर्टेंट इसमें है परिसर, और ये इस तरह के क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं, इसके लिए इसलिए पूछा जाएगा कि ये आपको ज्ञात करना पड़ेगा। आई होप कि आज के सेशन में जो कुछ भी बताए हैं वो आपको समझ में आ गया होगा। ये सारी क्वेश्चन एग्जाम की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर समझ में आ गया है तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलिएगा। जय हिंद।